अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स का माइंड कैंडी रिवीजन, जिसमें अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 8 है डिक्लेयर्ड सर्विस के रिस्पेक्ट में हमारी चर्चा। अब यहाँ से जो कुछ भी आपको सर्विस टैक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा, उसमें पूरे सर्विस टैक्स का रेफरेंस हम लेंगे। यानी कि आपको साथ में नेगेटिव लिस्ट भी चलेंगे, हम लोग साथ में डिक्लेयर्ड सर्विस भी चलेंगे, साथ में मेगा एग्जाम्शन नोटिफिकेशन या फिर अदर एग्जाम्शन नोटिफिकेशन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अबेटमेंट के बारे में यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 26/2012 और अदर अबेटमेंट के रिस्पेक्ट में भी चर्चा करेंगे। यानी कि कोई भी पार्टिकुलर सर्विस के बारे में जब हम लोग चर्चा करते रहेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जितनी सारी कहानी आती है, इवन प्लेस ऑफ प्रोविजन की कहानी जो आती है, ठीक है, या फिर आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की कहानी आती है, वो सारे के सारे सर्विस टैक्स के जितने भी दिए गए हैं मैटर, सबको हम लोग मिला जुला कर देखेंगे किसी भी सर्विस के रिस्पेक्ट में, चाहे उस सर्विस का नाम कुछ भी हो। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं डिक्लेयर्ड सर्विस क्या क्या होता है। सेक्शन नंबर 66E में बताया गया है डिक्लेयर्ड सर्विस में करीब 10 प्रकार के सर्विसेज को डिक्लेयर कर दिया गया है, 10 प्रकार की चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया गया है। चाहे आपके 65B के 44 के हिसाब से सर्विस हो या फिर ना हो, साफ साफ बोल दिया गया है कि ये सारी चीज़ों को हम डिक्लेयर करते हैं कि इनको सर्विस माना जाएगा और अकॉर्डिंगली हमारे बताए गए नियम से सर्विस टैक्स चार्ज किया जाएगा। फाइनेंस एक्ट ऐसा बोलता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 66E में डिक्लेयर्ड सर्विस के बारे में बताया गया है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिक्लेयर्ड सर्विस में जो जो आइटम होते हैं वो क्या क्या हैं, उसके बाद हम लोग उस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो उसमें डिक्लेयर्ड सर्विस में क्या क्या आइटम होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि किन किन चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो आपका सर्विस टैक्स उस पर चार्ज किया जाएगा। पहला आता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पर देना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पर देना, ठीक है, ये आपका डिक्लेयर कर दिया गया है कि सर्विस चार्ज होगा इस पर। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का, कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का, तो आपके कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का या फिर उसके पार्ट का। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको डिक्लेयर्ड सर्विस माना जाएगा, चाहे कंस्ट्रक्शन का इंटेंशन सेल करना क्यों ना हो। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन का इंटेंशन, कंस्ट्रक्शन करने के बाद इंटेंशन जो होता है वो सेल करना है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एक चीज़ चेक किया जाएगा, क्या इंटायर कंसिडरेशन जो होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर या पार्ट का, अगर पूरा का पूरा कंसिडरेशन जो होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद पूरा कंसिडरेशन रिसीव होता है, तो ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके बाद पूरा कंसिडरेशन अगर रिसीव होता है तो उसको सेल माना जाएगा, डिक्लेयर्ड सर्विस नहीं मानी जाएगी। अदर केस में डिक्लेयर्ड सर्विस माना जाएगा, अदर केस में डिक्लेयर्ड सर्विस माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पर देना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड सर्विस होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का या उसके पार्ट का केवल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर इंटेंशन सेल के लिए है कंस्ट्रक्शन करने का, तो ऐसी परिस्थिति में एक सिचुएशन ऐसा भी होगा जहां पर हम लोग यहां पर सर्विस नहीं मानेंगे, डिक्लेयर्ड सर्विस नहीं मानेंगे। कौन सा? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद पूरा इंटायर कंसिडरेशन जो रिसीव होता है, तब हम लोग उसको डिक्लेयर्ड सर्विस नहीं मानेंगे, अदर केस में डिक्लेयर्ड सर्विस मानेंगे। अब जहां तक डिक्लेयर्ड सर्विस के तीसरे सर्विस की बात करते हैं, तो तीसरा सर्विस है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका अगर टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र किया जाता है, टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र किया जाता है या किसी को परमिट किया जाता है, ठीक है, परमिट किया जाता है यूज़ या फिर इंजॉयमेंट के लिए, यूज़ या फिर इंजॉयमेंट के लिए, तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी डिक्लेयर्ड सर्विस होगा अगर उसका टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र किया जाता है तो, या फिर परमिट किया जाता है किसी को यूज़ या इंजॉयमेंट के लिए। चौथे प्रकार की सर्विस की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, वो चौथे प्रकार का सर्विस है आपके IT सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में। IT सॉफ्टवेयर का दादू, ठीक है, DADU, ठीक है, दादू PC इम्प्लीमेंट। आपके दादू क्या करते हैं, उन्होंने पीसी का आविष्कार किया था और वो पीसी को असेंबल करते हैं, यानी कि इंप्लीमेंट कर सकते हैं अभी भी। तो डी का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट, एडेप्शन, उसके बाद डिज़ाइन और उसके बाद अपग्रेडेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, एडेप्शन, उसके बाद आपका डिज़ाइन और अपग्रेडेशन। और पी का मतलब प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। एक एक वर्ड को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिख पाओ। तो डेवलपमेंट, एडेप्शन, डिज़ाइन, अपग्रेडेशन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का। अब जहाँ तक पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं, अगर मान लो कि अगर एग्री होते हो किसी ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि एग्रीइंग
टू द ऑब्लिगेशन। किस चीज़ के लिए आप ऑब्लिगेशन के लिए एग्री होते हो? तो मान लो किसी एक्ट या सिचुएशन को रिफ्रेन या फिर टॉलरेट करने के लिए या फिर किसी को टू डू करने के लिए, ठीक है, तो किसी एक्ट या सिचुएशन को ठीक है रिफ्रेन करने के लिए या टॉलरेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा आपका आता है टू डू एन एक्ट, तो इसको बोल दिया गया है आपका डिक्लेयर्ड सर्विस। ये भी आपका एक डिक्लेयर्ड सर्विस है, जैसा कि आपने बिजनेस प्रोफेशन में भी पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 28 में नॉन कॉम्पिटेंस फीस करके। तो ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर भी आता है कि अगर आप किसी ऑब्लिगेशन पर एग्री होते हो किसी एक्ट या सिचुएशन को रिफ्रेन करने के लिए या टॉलरेट करने के लिए या टू डू एन एक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर छठे पॉइंट की बात हम लोग करते हैं कि अगर मान लो कि आप गुड्स का ट्रांसफ़र करते हो हायरिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग या किसी भी मैनर में, हायरिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग या किसी भी मैनर में। अब ये जो ट्रांसफ़र आप करते हो विदाउट ट्रांसफरिंग राइट टू यूज़ सच गुड्स, मतलब आप उस पर ओनरशिप एंड कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट है, आपका अधिकार जो होता है, उसको आप नहीं दे रहे हो। केवल आप हायर पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, लाइसेंस पे दे रहे हो या फिर अदर किसी वाइज किसी मैनर में दे रहे हो, ठीक है। तो अगर गुड्स को, किस चीज़ को, गुड्स का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ठीक है, ऐसा बोलना स्पेशली इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि आपके आर्टिकल 366(29)A में जो डीम्ड सेल आता है उसमें आपका हायरिंग वगैरह सब भी आता है। इसीलिए साफ साफ बोल दिया गया कि मानो या ना मानो उसको डिक्लेयर्ड सर्विस बोला जाएगा, अकॉर्डिंगली उस पर सर्विस टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है विदाउट ट्रांसफरिंग राइट टू यूज सच गुड्स, तो ये वर्ड देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल जो होगा वो मालिक के पास ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो है हायरिंग पे, लीज पे, लाइसेंस पे या अदर किसी मैनर में यूज करने के लिए, इस्तेमाल वगैरह करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जहाँ तक 7वें नंबर पॉइंट की बात करते हैं, अगर मान लो कि हायर परचेज या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो गुड्स की डिलीवरी होती है, हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो गुड्स की डिलीवरी होती है उसके रिलेशन में जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था सर्विस टैक्स में एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन रिलेशन टू, ठीक है। तो इन रिलेशन टू, तो आपका हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट के रिलेशन में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको डिक्लेयर्ड सर्विस बोलकर सर्विस माना गया है। उसके बाद एक सर्विस आता है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट वगैरह सब कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी है। हम लोग एक एक चीज़ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मान लो कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो पोर्शन होता है, एक आपका गुड्स और जो मटेरियल सप्लाई किया जाता है और दूसरा सर्विस का पोर्शन होता है। ये आपका एक्चुअल बेसिस पर होता है या फिर डीम्ड बेसिस पर होता है, यानी कि नॉशनल बेसिस या एडहॉक बेसिस पर, ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो सर्विस पोर्शन होता है, तो सर्विस पोर्शन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर्ड सर्विस बोल दिया गया है। उसके बाद 9वें नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि 9वां कौन सा डिक्लेयर्ड सर्विस होता है। अगर मान लो कि रेस्टोरेंट या कैटरिंग टाइप की एक्टिविटीज़ अगर है, तो रेस्टोरेंट या फिर कैटरिंग टाइप की एक्टिविटीज़ है जहां पर वो सारे गुड सप्लाई या सर्व किए जाते हैं जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, ठीक है। चाहे वो कोई फूड हो या आर्टिकल हो या फिर ड्रिंक हो, ड्रिंक में आपका इंटॉक्सिकेटिंग होगा फिर भी चलेगा, फिर भी वो रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग टाइप का जो सर्विस होता है उसको बोला गया है कि डिक्लेयर्ड सर्विस कहलाएगा। और 10वां वाला जो डिक्लेयर्ड सर्विस होता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपका, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2016 में इसको लाया गया। यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को, गवर्नमेंट क्या करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होती है उसको क्या करती है, असाइनमेंट करती है, उसको असाइन करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को मान लो असाइन करती है गवर्नमेंट, या फिर उसका सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो होता है वो किया जाता है, तो उसको सर्विस माना जाएगा, उसको सर्विस माना जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट या फिर आपकी लोकल अथॉरिटी अगर सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जो सर्विस रिसीव करने वाला होता है, एक्सेप्ट 2 केस, वो लोग सर्विस टैक्स देने के लिए लायबल होता है, ठीक है। तो ये सारे 10 पॉइंट के बारे में हमने देखा। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पर जो भी मुद्दा उठाएंगे उसमें सर्विस टैक्स में कहाँ कहाँ क्या क्या दिया गया है उन सारी बातों को कवर करते चलेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं तो आपका डिक्लेयर्ड सर्विस में क्या दिया गया है, नेगेटिव लिस्ट में क्या दिया गया है, मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है और अदर कहाँ पर क्या दिया
किया गया है, सारी चीज़ों को हम लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक डिक्लेयर्ड सर्विस होता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक डिक्लेयर्ड सर्विस होता है, तो एक पॉइंट तो आपका यही हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ का मीनिंग देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और रेंटिंग का मतलब क्या होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब एक जनरल सेंस में ही होता है, जिसमें आपका लैंड इंक्लूड होगा, लैंड से जो कुछ भी बेनिफिट अराइज वगैरह सब हो रहे हैं वो इंक्लूड होगा, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ जिसका आप सर्विस ले रहे हो, जिसका फ़ायदा ले रहे हो, वो अर्थ में अटैच्ड है, परमानेंटली अपने आप अटैच है या फिर उसको अटैच किया गया है। रेंटिंग का मतलब भी आप जनरल सेंस में जितने भी डेफिनेशन दिए गए रहते हैं वो तो या नोटिफिकेशन के थ्रू दिए गए रहते हैं या फिर आपका सेक्शन नंबर 65B में बताया गया रहता है, इसके सब सेक्शन में बताया गया रहता है। रेंटिंग की जहाँ तक बात करते हैं तो रेंटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप अगर मान लो पूरा या फिर पार्ट में, यानी कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, अगर मान लो आप पोजेशन को ट्रांसफ़र करके या किए बिना किसी को यूज़ करने के लिए या एक्सेस करने के लिए या एंट्री करने के लिए या ऑक्यूपाई करने के लिए या फिर अदरवाइज फैसिलिटी लेने के लिए आप कोई चीज़ देते हो तो उसको रेंटिंग बोलते हैं। उसमें आपका लीजिंग, लेटिंग, लाइसेंसिंग और अदर सिमिलर अरेंजमेंट या एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हम लोग रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि एग्जम्पशन के बारे में, एग्जम्पशन अगर यहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 3 प्रकार के एग्जम्पशन देखने हैं। एक आपका नोटिफिकेशन नंबर 25/2012, ये मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन होता है। ये नोटिफिकेशन नंबर याद रखना आपको जरूरी है, मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। एक आपका नया नोटिफिकेशन आया है 41/2016, 41/2016, ये नोटिफिकेशन भी देखना है। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन 29/2012, ये 3 प्रकार के नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको देखने हैं जो कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आता है। यानी कि सर्विस टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, जहाँ पर सर्विस टैक्स लगता है आपके डिक्लेयर्ड सर्विस होने की वजह से। और इसके साथ साथ हम लोग नोटिफिकेशन नंबर 25/2012 के साथ साथ एक नोटिफिकेशन आपको और देखना होता है, नोटिफिकेशन नंबर 26/2012। ये आपकी अबेटमेंट को बताता है, अबेटमेंट कितना मिलेगा उसके बारे में ये बताता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेंटिंग के रिस्पेक्ट में। रेंटिंग मान लो कि अगर रिलीजियस, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 25/2012 के कुछ रेंटिंग के रिस्पेक्ट में मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन देखते हैं। मान लो कि अगर कोई रिलीजियस प्लेस होता है या फिर कोई रिलीजियस प्रिसिंट्स होता है, ठीक है, तो उसका अगर आप किराए पर देते हो, ठीक है, कोई रिलीजियस प्रिसिंट्स को किराए पर देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर 2 कंडीशन को पूरा कर दिया जाता है तो मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के तहत उस पर एग्जम्पशन नहीं लगेगा। पहला कि वो जो कुछ भी रिलीजियस प्रिसिंट्स होगा आपका वो जनरल पब्लिक के लिए होगा, जनरल पब्लिक के लिए होगा, और साथ में वो ओन्ड एंड मैनेज्ड होना चाहिए। वो किसके द्वारा, तो जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के 12AA के तहत जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन होते हैं, या फिर 1023C वाले जो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर 1023BBA वाले होते हैं, ठीक है, 1023BBA वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब होते हैं तो उस सिचुएशन में इनके द्वारा ओन्ड एंड मैनेज होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है या फिर अदरवाइज नोटिफाइड है सेक्शन 10 के तहत, ठीक है, तो उनके द्वारा ओन्ड एंड मैनेज होना चाहिए और जनरल पब्लिक के लिए यूज होना चाहिए। तब जाकर उस रिलीजियस प्लेस पर जो प्रेजेंट्स होंगे उसका रेंटिंग करना, उसका किराया देना एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। अब जहां तक सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बताया गया है कि अगर मान लो कोई होटल है या फिर कोई इन है या फिर कोई गेस्ट हाउस है, ठीक है, या फिर आपका कोई कैंप साइट है या फिर किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन उसका पर्पस जो होगा रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया हो, मतलब किया जाना हो, किराया जो मिल रहा है वो रहने के लिए या लॉजिंग पर्पस के लिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और 1 यूनिट का डिक्लेयर्ड टैरिफ, जो भी डिक्लेयर्ड टैरिफ होगा उस होटल इन का या गेस्ट हाउस का जो कि लॉजिंग या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपको दिया जा रहा है, अगर मान लो कि उसका डिक्लेयर्ड टैरिफ जो होता है वो अप टू 1000 है, तो मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के तहत एग्जेम्प्ट होगा 25/2012 नोटिफिकेशन के तहत। लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा है तो उस परिस्थिति में ध्यान रहे, अगर 1000 से ज़्यादा है डिक्लेयर टैरिफ, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 26/2012 क्या बोलता है कि आपको यहाँ पर 60%
टैक्सेबल होगा वैल्यू, 60% वैल्यू टैक्सेबल होगी, यानी कि 40% का अबेटमेंट मिल जाएगा, 60% वैल्यू टैक्सेबल होगी। अगर अप टू 1000 है तब तो मेगा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के तहत एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा है, इन होटल, गेस्ट हाउस, कैंपसाइट या अदर नाम से पुकारा जाए जिसका रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए किराए पर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में नोटिफिकेशन नंबर 26/2000 बोलता है कि केवल 60% वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा, 60% वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स पर सनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट या कैपिटल गुड्स पर आपको सनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तभी 26/2012 का फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 25/2012 के साथ साथ इस रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन नंबर 26/2012 के बारे में देख लिया। इसके साथ हम लोग यहाँ पर 25/2012 में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में दो ही बातों पर चर्चा आपको ध्यान रखनी है। अब 29/2012 में हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के एडजस्टमेंट के रिस्पेक्ट में। 29/2012 के साथ अगर आप रूल नंबर 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल को पढ़ते हो, तो रूल नंबर 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स को पढ़ते हो तो उस सिचुएशन में जो भी आपका वैल्यू ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी वैल्यू आप निकालोगे, वो वैल्यू में जो भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है उसके अमाउंट पर आपको सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स आपकी लेवी और कलेक्टेड की गई है लोकल बॉडी से, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, मतलब उसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, यानी कि आपको उस वैल्यू पर, प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट केवल प्रॉपर्टी टैक्स का होगा। कोई इंटरेस्ट या पेनाल्टी अगर आपको लगा है प्रॉपर्टी टैक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका एडजस्टमेंट नहीं लगेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का एडजस्टमेंट आप कब तक कर सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स को जब आपने पे किया है उसके 1 साल के अंदर में कभी भी टैक्सेबल वैल्यू से एडजस्ट कर सकते हो आपको सर्विस टैक्स देने के लिए। ठीक है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो आप अपने सर्विस टैक्स की वैल्यू से। और जब आप एडजस्टमेंट करोगे उसके 15 दिनों के अंदर में क्या करोगे, 15 दिनों के अंदर में सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को आप इंटीमेट करोगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो आपके एग्जाम्पशन के रिस्पेक्ट में जो फाइनेंस एक्ट 2016 में नोटिफिकेशन आया है 41/2016 के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा। ये आपका नया नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है, अगर मान लो कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है, क्या है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, उसको लॉन्ग टर्म लीज पर जो स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से लिया जाता है, किससे लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से लॉन्ग टर्म लीज पर लिया जाता है। ठीक है, और एग्रीमेंट से वन टाइम अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है, वन टाइम में, एक बार में पूरा का पूरा अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो लीज लेते हैं, तो जो लीज लेने वाला पर्सन होता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या बोला गया, नोटिफिकेशन नंबर 41/2016 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ये जो आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट को आप वन टाइम अपफ्रंट पेमेंट करके लॉन्ग टर्म लीज पर लेते हो, किससे लेते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से लेते हो, तो उस सिचुएशन में आपका यहाँ पर लीज पर दिया जा रहा है वो आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि डिक्लेयर्ड सर्विस के तहत आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो 41/2016 के तहत एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 41/2016 ने क्या बोला कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से किसी इंडस्ट्रियल यूनिट ने इंडस्ट्रियल प्लॉट को लॉन्ग टर्म लीज पर लिया है, यानी कि 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए लिया है, ध्यान रहे यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट को लीज पर लिया है, ठीक है, जिसके बदले में वन टाइम अपफ्रंट पेमेंट किया है, ठीक है, जिसको सलामी या फिर कॉस्ट या फिर प्राइस या फिर डेवलपमेंट चार्ज या प्रीमियम किसी भी नाम से पुकारो, ठीक है, तो ये कंडीशन को आप पूरा करते हो तो 41/2016 बोलता है कि आपको डिक्लेयर्ड सर्विस में यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी उस इंडस्ट्रियल प्लॉट से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। इस तरह से कुछ बातें हम लोगों ने देखी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपने प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स 2012 देखा था, जिसको हमने पॉप रूल के नाम से बुलाया था। इसका रूल नंबर 5 देखा था जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में था। अगर सर्विस डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है तो वो प्लेस ऑफ प्रोविजन माना जाता है, वो जगह पॉप माना जाता है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ठीक है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या फिर लोकेटेड होने वाला है। लेकिन मान लो कि अगर रूल नंबर 5 से जो
आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेशन आता है तो आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी में आता है, टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं आता है। लेकिन रूल नंबर 8 क्या बोलता है, रूल नंबर 8 को अगर रूल नंबर 14 के साथ पढ़ते हैं तो उस सिचुएशन में अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों का दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में है, लेकिन रूल नंबर 5 को अप्लाई करके नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आता है प्लेस ऑफ प्रोविजन, तो उस सिचुएशन में रूल नंबर 8 अप्लाई हो जाएगा और सर्विस रिसीवर का लोकेशन जो होता है वो प्लेस ऑफ प्रोविजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देखी। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कुछ जनरल चर्चाएं करते हैं। मान लो शादी या फिर अदर फंक्शन के लिए टेम्पोररी प्रॉपर्टी किराए पर दिया जाता है तो भी उस सिचुएशन में सर्विस लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि बिल्डिंग डैमेज होने के कारण किसी को कंपनसेशन मिलता है, तो किसी का बिल्डिंग आपने डैमेज कर दिया तो वो आपका रेंटिंग नहीं कहलाएगा, अकॉर्डिंगली वहां पर सर्विस टैक्स लगने का सवाल ही नहीं उठता है। इस तरह से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम लोग दूसरे सर्विस के बारे में चर्चा करते हैं। इसी तरह करके एक एक सर्विस हम लोग निपटाते चले जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये एक डिक्लेयर्ड सर्विस होता है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, जिसको आप कॉमनली आईपीआर के नाम से बुलाते हो, अगर आईपीआर का टेम्पोररी ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी को यूज या एंजॉयमेंट करने के लिए परमिट किया जाता है, ठीक है, यूज करने के लिए या एंजॉयमेंट करने के लिए परमिट किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो डिक्लेयर्ड सर्विस कहलाएगा। अब जहां तक बात करते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या फिर अदर सिमिलर राइट को इंक्लूड करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन सारी चीजों को इंक्लूड करता है। ठीक है, अब जहां तक हम लोग इसमें एग्जम्पशन के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की कहानी। तो एग्जम्पशन के बारे में जहाँ तक चर्चा करते हैं, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के बारे में, अगर मान लो कॉपीराइट का टेम्पोररी ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, किसी कॉपीराइट का टेम्पोररी, किसी का नहीं, स्पेसिफाइड कॉपीराइट के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उसका क्या किया जाता है, टेम्पोररी ट्रांसफर किया जाता है, या फिर यूज या एंजॉयमेंट के लिए, यूज या एंजॉयमेंट के लिए परमिट किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लो कि वो जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट एक्ट के 13(1)(a), ठीक है, सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर ए ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, ऑफ कॉपीराइट एक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो कि रिलेटेड है ओरिजिनल लिटरेसी के या फिर ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क के, ठीक है, ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड है, या फिर आपका सिनेमोग्राफिक फिल्म जो होता है, ठीक है, सिनेमोग्राफिक फिल्म जो होता है जो कि सिनेमा हॉल या फिर सिनेमा थिएटर में एग्जीबिशन के लिए का मामला है, तो उस परिस्थिति में उसको क्या किया गया है, मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन बोलकर एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, उसको मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो हमने क्या क्या देखा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में, हमने देखा कि अगर कॉपीराइट का टेम्पोररी ट्रांसफर या यूज या एंजॉयमेंट के लिए किसी को परमिट किया जाता है और वो कॉपीराइट जो है स्पेसिफाइड एक्ट के तहत, यानी कि कॉपीराइट एक्ट के तहत जो स्पेसिफाइड प्रोविजन होता है 13(1)(a) का, उसमें जो बताए गए ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड है, या फिर सिनेमोग्राफिक फिल्म का मामला है जो कि सिनेमा हॉल या फिर सिनेमा थिएटर में एग्जीबिशन के लिए है, तो उस परिस्थिति में वो मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्टेड होगा। दूसरी बात कि अगर मूवी का जो एग्जीबिशन करने का कोई सर्विस देता है तो वो एग्जीबिटर को, मतलब वो जो एग्जीबिटर होता है वो क्या करता है, मूवी का एग्जीबिशन करेगा। क्यों करेगा एग्जीबिशन, तो वो डायरेक्टली जो होता है वो आपका एग्जीबिशन करके देगा। ये जो एग्जीबिटर सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एग्जीबिशन का सर्विस देता है मूवी को एग्जीबिशन का, वो डायरेक्टली जो है वो सर्विस किसके रिस्पेक्ट में देगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा या फिर ऐसे एओपी को देगा, ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन को देगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर एक मेंबर है। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर अगर एग्जीबिशन का सर्विस देता है मूवी के एग्जीबिशन का, तो वो भी नोटिफिकेशन 12/2012 बोलता है कि वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जम्पशन की कहानी देखी। यहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने दो प्रकार के एग्जम्पशन के बारे में देखा। एक और एग्जम्पशन की जहां तक बात करते हैं, वो आपका एग्जम्पशन होता है नोटिफिकेशन 14/2012 में। ये नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है जो आप याद रखो, बस इसका थीम याद रखो। 14/2012 ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है, ये नोटिफिकेशन बोलता है कि अगर मान लो कि इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पर मतलब या उसके रिस्पेक्ट में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस अगर पे किया जाता है, R&D सेस अगर पे किया जाता है,
किस लिए पे किया जाता है, तो इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पर या उसके रिस्पेक्ट में जो R&D सेस पे किया जाता है, ठीक है, तो उस सेस के अमाउंट पर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। मतलब R&D सेस जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस जो होता है, जो कि इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, उस पर आपको जो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जम्पशन के बारे में देखा। अब हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के बारे में कुछ अदर चर्चाएं करते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉरेन में रजिस्टर्ड है, ठीक है, मान लो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसका टेम्पोररी ट्रांसफर किया जाता है तो भी सर्विस टैक्स लगेगा अगर पॉट इंडिया में डिटरमाइन होता है तो। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसका टेम्पोररी ट्रांसफर किया जाता है तो भी इंडिया में सर्विस टैक्स आपको लग जाएगा अगर पॉट इंडिया में डिटरमाइन किया जाता है तो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि म्यूजिक कंपनी के पास जिस सॉन्ग का या फिर रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है तो भी सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है, म्यूजिक का। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि म्यूजिक कंपोजर जो है उसको रॉयल्टी मिलता है उस म्यूजिक को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में सर्विस टैक्स की लायबिलिटी नहीं लगती है, सर्विस टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है, म्यूजिक कंपोजर को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब जहाँ तक बात हम लोग करते हैं कि पॉट अगर इंडिया में डिटरमाइन होता है तो ही आपका सर्विस टैक्स लगता है, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो रूल नंबर 8 बोलता है, पॉट रूल का आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल का रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि अगर मान लो कि रॉयल्टी एंड पेमेंट के रिस्पेक्ट की बात है, रॉयल्टी एंड पेमेंट के रिस्पेक्ट की बात है जो कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन या पेटेंट के रिस्पेक्ट में मिलता है, ठीक है, प्लस प्रोविजन ऑफ सर्विस का अमाउंट जो था वो एसर्टेनेबल नहीं था जब सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग रॉयल्टी एंड पेमेंट का मामला है, क्यों रॉयल्टी एंड पेमेंट मिलता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, पेटेंट, इन सब के रिस्पेक्ट में। दूसरा है कि जब सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था उस वक्त एसर्टेन नहीं किया जा सकता था, ठीक है, जितना पेमेंट होता है या कंसिडरेशन होता है, पर उस कॉपीराइट वगैरह के रिस्पेक्ट में यूजर को फ्यूचर में या फर्दर कोई बेनिफिट होता है या फिर होने वाला होता है, यानी कि कोई सब्सिक्वेंट कंसिडरेशन मिलता है तो पेमेंट रिसीव करना, जब पेमेंट रिसीव करता है या फिर इनवॉइस इशू किया जाता है, विचएवर इज अर्लियर, रिसीव या इनवॉइस विचएवर इज अर्लियर को पॉट माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल में हमने देखा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। अब हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है। अब हम लोग यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी विशेष रूप से डिस्कशन करने का मुद्दा है जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।